गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया जो 15-15 दिनों के लिए मैगजीन आया हुआ है उसको क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। जनवरी देख चुके हैं, फरवरी का देख चुके हैं, मार्च का है, ये 1 से 15 मार्च तक का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट सेशन चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है करेंट अफेयर्स। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड सेशन में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है हरित नौकरियों में लैंगिक समानता। हरित नौकरियों में लैंगिक समानता की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार निम्न कार्बन विकास परिवर्तन 2047 तक भारत में लगभग 35 मिलियन हरित नौकरियां पैदा करने का अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि इस उभरते क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं बनी हुई है। पारंपरिक रूप से हरित नौकरियों से जुड़े विभिन्न उद्योग में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। ग्रीन जॉब क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रीन जॉब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह एक सभ्य नौकरी है जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देती है। वे विनिर्माण और निर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में या हरित ऊर्जा से जुड़े नए क्षेत्रों में हो सकते हैं। हरित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 2015 से 2021 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 250% की उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद सोलर रूफटॉप सेक्टर में महिला कार्यबल केवल 11% था। काफी इंपॉर्टेंट है कि 2015 से 21 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250% की वृद्धि की है। इसके बावजूद भी सोलर रूफटॉप सेक्टर में महिला कार्यबल केवल 11% है। इतना बढ़ने के बाद में महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम है, देखने को मिलता है। भारत में स्टीम स्नातकों में 42.7% महिलाएं होने के बावजूद भारत में स्टेम स्नातकों में 42.7% महिला होने के बावजूद इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्माण कार्यक्रमों में केवल 30.8% ही है। यानी कितना परसेंट, 42.7% होने के बावजूद भी 30.8% ही कार्यबल में अपना योगदान दे रहा है। निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व देखा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे, परिवहन, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 85 कार्यबल पुरुष है। यानी कि सिर्फ 15% महिला को देखने को मिलता है। हरित रोजगार क्षेत्रों में लैंगिक असमानता के कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कारण क्या है तो लैंगिक रूढ़िवादिता एक पुरुषवादी धारणा के महिलाएं कुछ तकनीकी भूमिकाओं के लिए अनुपयुक्त है। कम प्रतिनिधित्व, जलवायु संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं को अक्सर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और योगदान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है, इसमें और भी पॉइंट, कई सारे पॉइंट देखने को मिलेगा। ओके, चलो ठीक है, हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। किसका कर दिया? केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम कार्यान्वयन को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। तो CAA 2019 का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की विशिष्ट श्रेणियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 1955 यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश है। उससे क्या कौन कौन आ रहा है? हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई। याद रखना, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई। अप्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी की परिभाषा में संशोधन करती है जो बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 तक
भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर के सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया जाएगा। 3 देश है, 6 धर्म है। ये डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 2014 से पहले तक जो भी आया है, उसके बाद जो आया है उसको नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राकृतिकरण की शर्त के रूप में पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में निवास की आवश्यकता होती है। सीए निर्दिष्ट धर्मों और देशों से संबंधित आवेदकों के लिए आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर दिया है। जैसे नेचुरल होता है कि जो 14 वर्ष रहा, 14 वर्ष में 11 वर्ष कंटिन्यू रहा, यानी कि यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक हुए निवास की आवश्यकता होती है। लेकिन इस धर्म के अनुसार आपको इस संशोधन के बाद 6 वर्ष तक के ही ये क्राइटेरिया को लागू किया है। सीए नियमों के तहत इन देशों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के आवेदन करने के लिए केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। क्या क्या होगा, किस देश से आए हैं, यानी कि मूल देश, आपके धर्म क्या है और भारत में प्रवेश कब किए वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हैं और धर्म में मुस्लिम छोड़कर बाकी कोई भी धर्म का है तो आपको यहाँ पे नागरिकता देने के लिए एलिजिबल है। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान 2 श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान 2 श्रेणियों पर लागू नहीं होता। क्या क्या है, इनर लाइन परमिट द्वारा संरक्षित क्षेत्र, ओके। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वहां पे ये लोग नहीं जा सकता है। नए संशोधन की बात करेंगे तो नागरिकता के आवेदन पहले जिला कलेक्टर को दिए जाते थे जो राज्य सरकार के प्रशासन नियंत्रण में है। नए नियम एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान करते हैं जिसे केंद्र द्वारा स्थापित किया जाना है। आवेदन डीएलसी को किए जाएंगे और अंतिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जाएगा। ये सारे आपका नियम यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चुनाव प्रचार खर्च की सीमा। चुनाव प्रचार खर्च की सीमा विगत दशकों में अत्यधिक सरकारी विज्ञापनों और उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा बढ़ाए गए खर्च के कारण राजनीतिक अभियान महंगे तमाशे में बदल गए, जिसके कारण सार्वजनिक धन के उपयोग पर विवाद पैदा हो गए हैं। भारत में चुनाव व्यय की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। क्या करा, लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए अपनी योजना और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान लगभग 50,000 रुपया खर्च किए। रिपोर्ट के अनुसार इस राशि का 35% व्यय प्रचार अभियानों तथा 25% अवैध रूप से मतदाताओं के बीच वितरित किए गए हैं, जिसमें से अधिकांश फंडिंग कॉरपोरेट घरानों और कारोबारियों द्वारा किया जाता है, जिससे दानदाताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपवित्र गठजोड़ बनता है। वोट के बदले नगद वितरण के साथ साथ अधिकांश दान को अपारदर्शी प्रकृति भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करती है। बड़े राज्यों में प्रति लोकसभा क्षेत्र उम्मीदवार व्यय सीमा 95 लाख तथा छोटे राज्यों में 75 लाख रुपया किया गया है। एक समान अवसर की ओर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 ने चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की वकालत की, अर्थात सरकार ही राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए धन का योगदान देगी। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इस उपाय को लागू करने में व्यवहार्यता और तंत्र संदिग्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चुनाव व्यय से संबंधित चिंताएं क्या है। तो अपारदर्शी फंडिंग स्रोत है,
फंडिंग स्रोतों में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार और राजनीतिक निर्णय लेने पर निहित स्वार्थों का सुनिश्चित प्रभाव बढ़ सकता है। अपर्याप्त नियामक ढांचा। भारत में चुनावी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला मौजूदा नियामक ढांचा अनेक अवसरों पर कमजोर और अप्रवासी प्रतीत होती है, जिससे शोषण होता है। असमान अवसर। संसाधनों और फंडिंग तक असमान पहुंच एक असंतुलित चुनावी परिदृश्य बनाती है। छोटी पार्टियां अच्छी तरह से वित्त पोषित सत्ताधारी तथा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते रहती है, हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा आईपीई यानी कि आईपेफ। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है। आईपीएफ यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसके 14 क्षेत्रीय साझेदार हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और यूएसए, ये सारे 14 इसके कंट्री साझेदार हैं। आईपीएफ में 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिसमें निष्पक्ष एवं लचीलापन व्यापार स्तंभ 1 में देखने को मिलता है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन स्तंभ 2 में देखने को मिलता है। स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन स्तंभ 3 में देखने को मिलता है। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता स्तंभ 4 में देखने को मिलता है। ये 4 स्तंभ है जिसको काफी ध्यान से देखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आईपीएफ वैश्विक जीडीपी का 40%, आईपीएफ जितने कंट्री है 14, जिसका जीडीपी का 40% तथा वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार कर में 28% प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीईएफ के साझेदार कंट्री जीडीपी का, पूरे दुनिया का वर्ल्ड का जीडीपी का 40% और वैश्विक जीएसटी में व्यापार में 28% प्रतिनिधित्व करता है। भारत आईपीएफ के स्तंभ 2 और 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ 1 में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके महत्व की बात करेंगे तो चीन प्रभाव को संतुलन करना, चीन प्रभाव को संतुलित करना। आईपीईएफ भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को बढ़ते आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पारदर्शी व्यापार आईपीएफ के प्रस्तावित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। यह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी मदद करने में मदद मिलती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का नेतृत्व आईपीएफ में शामिल होने के बाद भारत का निर्णय आरसीईपी से हटने के बाद हिंद प्रशांत उद्देश्यों के क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रति उसका समर्पण एक मजबूत संकेत है। आर्थिक विकास सहयोग को बढ़ावा देकर तथा व्यापार और निवेश को सक्षम बनाकर इस ढांचे का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे भारत की पहली शहरी विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन। हाल ही में नागपुर ने भारत में पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2050 तक इमारतों से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है और नागपुर में इसका पहला शुरुआत हो चुका है। ZCBAP का प्राथमिक लक्ष्य इमारतों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ावा है। इसके लिए अंतर्निहित परिचालनात्मक और जीवन अंतकारी ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करना, साथ ही उनमें रहने वालों के लिए दृश्य और तापीय आराम सुनिश्चित करना है। ZCBAP रोड मैपिंग विभिन्न प्रकार की इमारतों को शामिल किया गया है। इनमें सार्वजनिक भवन, किफायती आवास,
वाणिज्यिक भवन और निजी घर भी शामिल होगा। इस योजना का उद्देश्य 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को योगदान देना। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जहां जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। नागपुर के साथ साथ 6 और शहर है वैश्विक शहरों में है जहां जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट का लागू किया जा रहा है। लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन। हाल ही में भारत के पीएम ने पूर्वी असम के जोरहाट जिले में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की समाधि स्थल पर उनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। लचित बोरफुकन ये कौन है? तो अहोम जनरल लचित बोरफुकन की समाधि। लचित बोरफुकन के बारे में थोड़ा जानते हैं। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे जिन्हें राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ 1671 में सरायघाट के युद्ध में उनकी जीत के लिए जाना जाता था। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे। राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना को 1671 में सरायघाट के युद्ध में उनको जीता था। बोरफुकन गोरिल्ला तकनीकी को प्राथमिकता देते थे। बोरफुकन गोरिल्ला तकनीकों के प्राथमिकता देखते थे। अहोम साम्राज्य अहोम शासकों ने 13वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक लगभग 600 वर्षों तक वर्तमान असम के बड़े हिस्से पर शासन किया। अहोम 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों के साथ कई संघर्ष किए जो जहांगीर के शासनकाल से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक चलता रहा। यह एक समृद्ध बहुजातीय साम्राज्य था जो ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी और निचली इलाकों में फैला हुआ था। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करेंगे तो हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव का गठन उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मुख्य सिफारिश क्या है इसमें? तो पैनल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसके तहत 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और इस चुनाव के 100 दिनों के अंदर में आपके स्थानीय चुनाव होता है जो पंचायती राज या नगर निगम के चुनाव होता है उसको आप 100 डे के अंदर में आपको चुनाव सुनिश्चित करना जरूरी है। त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नई लोकसभा का गठन के लिए नए चुनाव कराया जा सकते हैं। नई लोकसभा केवल पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा और पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में बनी रहेगी बशर्ते कि इसे समय से पहले भंग न किया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 को संसद के सदनों और राज्य के विधानसभाओं के अवधि से संबंधित है जो संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कौन कौन से? आर्टिकल 83 एंड 172। चुनाव आयोग द्वारा राज्य प्राधिकरण के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। इसके लिए मतदाताओं से संबंधित अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा। सुझाव के समर्थन में तर्क प्रत्येक वर्ष अनेक चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली से सरकार, व्यवसाय और समग्र समाज पर भारी बोझ पड़ता है। सिफारिशें संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। संरचना की बात करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह है, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप है, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सल्वे है और संजय कोठारी पूर्व सतर्कता आयोग के कमिश्नर है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। ये सारे इनके सदस्य हैं। भारत के EFTA व्यापार समझौता
भारत इफ्टा व्यापार समझौता। हाल ही में भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। ईएफटीए आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। ईएफटीए ओके, इसकी मुख्य बातें बिंदु पर ध्यान देंगे तो इस समझौता में 14 अध्याय शामिल है, जिसमें से मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उद्भव के नियमों, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचार, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधाओं, बौद्धिक संपदाओं, अधिकारों तथा अन्य संबंधित कानून प्रावधानों पर है। ईएफटीए अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो भारत के 99.6% के निर्यात को कवर करता है। ईएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100% कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद पर टैरिफ रियायत शामिल है। भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जिसमें से 95.3% ईएफटीए निर्यात शामिल है, जिसमें से 80% से अधिक आयात सोना है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों में बहिष्करण सूची में रखा गया है। इनके महत्व क्या है तो टीईपीए टेपा भारत में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवाओं महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। टीईपीए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। व्यापार प्रक्रिया की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा भी देता है। एफटीए के इतिहास में पहली बार $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता की गई है। टीईपीए यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय कंपनियों यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती है। पीएम स्वराज पोर्टल। पीएम स्वराज पोर्टल क्या है? हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समाज से वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत किया है। पीएम स्वराज पोर्टल किसने किया है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम जन स्वराज शुरुआत किया। ओके, आप देखेंगे इसके आगे में इसके मुख्य बिंदु क्या है तो यह पोर्टल एक वन स्टॉप पॉइंट के रूप में कार्य करेगा, जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकेंगे तथा उनके लिए पहले से उपलब्ध सभी ऋण और क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी नोडल मंत्रालय कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनकी नोडल है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 और 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ भारत में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA इबका की स्थापना किया है। 2023-24 और 27-28 यानी 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ भारत मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना किया है। इबका एक परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों की बिग कैट संरक्षण की रुचि रखने वाले गैर रेंज देश संरक्षक क्षेत्र, काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों, व्यापारिक समूहों और कॉरपोरेट्स को एक बहुदेशीय बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई। इबका का उद्देश्य एक संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ,
चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या क्या है? जो 7 बड़ी कैट है, बिग कैट यानी कि बाघ से तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करने से है। इसमें इसमें सदस्यों की एक सभा, अस्थायी समिति और एक सचिवालय होगा। क्या क्या है? इस सदस्यों में एक सभा होगा, एक अस्थायी समिति होगा और एक सचिवालय होगा, जिसका मुख्यालय भारत होगा। एक समझौते का प्रारूप मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तर्ज पर किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। इसका महत्व बिंदु क्या है? तो यह गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करता है। बिग कैट और उनके आवासों की सुरक्षा करके इबका प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन परिस्थितियों प्रणालियों पर निर्भर हजारों समुदाय की भलाई में योगदान देता है। इबका आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान भी देगा। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हाल ही में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल पहल नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या है? नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म किस लिए किया है? तो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के लिए नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नीति फॉर स्टेट एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इस प्लेटफॉर्म में 7500 सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, 5000 नीति दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटा सेट और 1400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशनों का बहुक्षेपीय लाइव संग्रह शामिल है। क्या क्या है? 7500 सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, 5000 नीति दस्तावेज है, 900 से अधिक डेटा सेट है, 1400 डेटा प्रोफाइल है और 350 नीति प्रकाशनों पर बहुक्षेत्रीय लाइव संग्रह शामिल है। यह प्लेटफॉर्म एक सहज और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने में की अनुमति देता है। इसे मोबाइल फोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इनकी महत्व की बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को मजबूत, प्रासंगिक और कार्यवाही योग्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि से लैस करके शासन के डिजिटल परिवर्तन की सुविधाओं प्रदान करेगा, जिससे उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यह जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं एक उच्च समूह पहुंच प्रदान करके उनका समर्थन भी करेगा। यह मंच सरकारी संघवाद को मजबूत करने और डेटा संचालित शासन को सशक्त बनाने में मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये सेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, देन इसका फिनिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।